का भी स्वागत है। अब देखिए मित्रों, अब स्टार्ट करते हैं, बीकानेर की राठौड़ वंश की तरफ चलते हैं। देखिए मित्रों, जब हमने पढ़ा था मारवाड़, और मारवाड़ में हमने पढ़ा था राव जोधा। हाँ, राव जोधा पढ़ा था मित्रों। और राव जोधा के समय मैंने बताया था कि राव जोधा का जो बड़ा पुत्र था, राव जोधा का बड़ा पुत्र कौन था मित्रों? राव बिक्का। राव बिक्का, यानी हालांकि उससे पहले भी एक बड़ा पुत्र था निम्बा, जिसकी मृत्यु है वो यानी शासक बनने से पहले हो गई थी, लेकिन जीवित उत्तराधिकारी में राव बिक्का है वो बड़ा पुत्र था। और राव बिक्का है, इस समय हमने चर्चा की थी कि राव बिक्का को शासक न बनाकर जोधा ने अपने छोटे पुत्र सातलदेव को शासक नियुक्त किया। और राव बिक्का कहां चला गया मित्रों? राव बिक्का आ गया बीकानेर। तो बीकानेर में जो राठौड़ वंश का संस्थापक है, बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है मित्रों? राव बिक्का। बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक राव बिक्का, जिसका कार्यकाल मित्रों बात की जाए तो 1465 से 1504 ईस्वी तक आता है। 1465 से 1504 ईस्वी तक है इसका कार्यकाल आता है। राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की थी मित्रों। अब देखिए मित्रों, ये जो जोधपुर के शासक थे राव जोधा, उन्होंने अपने जो हाड़ी रानी जसमादे थी, उस जसमादे के प्रभाव में आकर है किसे शासक बनाया था? वो है सातलदेव को शासक बनाया था। और उनका जो बड़ा पुत्र राव बिक्का है वो उनकी रानी थी नौरंगदे, और नौरंगदे का पुत्र था। नौरंगदे का पुत्र कौन था? ये राव बिक्का है। उनकी रानी नौरंगदे जो सांखला रानी थी, उस सांखला रानी नौरंगदे का पुत्र राव बिक्का है वो कहां आ गया? बीकानेर में आ गया। अब देखिए मित्रों, इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये बीकानेर में आ जाता है राव बिक्का। और स्टार्टिंग में जो बीकानेर वाला क्षेत्र है मित्रों, इस बीकानेर वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? जांगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। बीकानेर में, बीकानेर का जो प्रारंभिक नाम था यहाँ का, आसपास का बीकानेर का क्षेत्र का, हाँ, तो यहां पर इस प्रदेश को जांगल प्रदेश कहते थे। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी वह उस समय थी अहिछत्रपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। तो मित्रों, ये राव बिक्का 1465 में आता है इस जांगल प्रदेश वाले क्षेत्र में। जांगल प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन आता है मित्रों? राव बिक्का आता है। और इस राव बिक्का के साथ एक जाट नेता था मित्रों, वह जाट नेता था नर्रा। कौन था? नर्रा। अर्थात 1465 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में, बिल्कुल सुमन जी, जो अहिछत्रपुर है वो वर्तमान यहाँ पर आपका नागौर है, बिल्कुल सही है। तो 1465 में मित्रों यहाँ पर राव बिक्का है वो एक जाट नेता नर्रा के साथ आता है। और राव बिक्का और जाट नेता नर्रा, ये दोनों मिलकर मित्रों इस जांगल प्रदेश वाले क्षेत्र को क्या है? जीतते हैं, या जांगल प्रदेश पर क्या करते हैं मित्रों? अधिकार करते हैं। तो 1465 में राव बिक्का और जाट नेता नर्रा ने मिलकर यहाँ पर जांगल प्रदेश पर क्या किया मित्रों? अधिकार किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहीं से मित्रों इस बिक्का का साम्राज्य स्टार्ट होता है 1465 से। इसके पश्चात मित्रों 1472 में इस बिक्का ने मित्रों कोडमदेसर जो बीकानेर में पड़ता है, इस कोडमदेसर को है अपनी क्या बनाई मित्रों? राजधानी बनाई। तो बिक्का ने अपनी प्रथम राजधानी किसे बनाया मित्रों? कोडमदेसर को। राव बिक्का ने मित्रों 1472 में कोडमदेसर को अपनी क्या बनाई मित्रों? राजधानी बनाई। और ध्यान रखना मित्रों, हाँ, इसी कोडमदेसर में इसने भैरोजी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसके मंदिर का? भैरोजी मंदिर का निर्माण। यानी भैरोजी मंदिर, कोडमदेसर भैरोजी बोलते हैं, कोडमदेसर भैरोजी है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो 1472 में इसने कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाई और कोडमदेसर में भैरोजी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात मित्रों ये राव बिक्का है, ये 1488 में, या आप बात करें विक्रम संवत की, तो विक्रम संवत की बात करें तो 1545 में किसकी स्थापना करता है? ये बीकानेर शहर की स्थापना करता है। हाँ, किस शहर की स्थापना करता है? बीकानेर शहर की स्थापना। बीकानेर शहर की स्थापना। बीकानेर शहर की स्थापना कब करता है राव बिक्का मित्रों? 1488 ईस्वी। 1488 ईस्वी में। हाँ, जियोग्राफी का सी सर, आप मुझे ऐसे कमेंट से लग तो नहीं रहे आप सर है। हाँ, 1488 ईस्वी में है मित्रों, ध्यान रखना, बीकानेर शहर की स्थापना किसके आशीर्वाद से करता है? किसके आशीर्वाद से करता है मित्रों? ये यहां पर है मित्रों, यहां पर करणी माता के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। हाँ,
करणी माता के आशीर्वाद से। हाँ, और ये उस दिन तिथि कौन सी थी? वैशाख शुक्ला तृतीया अर्थात आखा तीज। वैशाख शुक्ला तृतीया अर्थात आखा तीज के दिन, वैशाख शुक्ला तृतीया अर्थात आखा तीज के दिन है बीकानेर शहर की स्थापना है। वो किसने की थी? राव बीका ने। बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने आखा तीज के दिन की थी, करणी माता के आशीर्वाद से। और मित्रों, ये करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है? आराध्य देवी। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी है? हाँ, बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी वो आपकी है मित्रों करणी माता है, ध्यान रखना। और इसे जो राव बीका है, इसने मित्रों जो नागणेची माता की मूर्ति है वो जोधपुर से लाकर बीकानेर में स्थापित करवाई थी। जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है उसकी कुल देवी नागणेची माता, और उस नागणेची माता की मूर्ति भी ये मित्रों लाकर लाया था जोधपुर से। और नागणेची माता की जो मूर्ति है उसको भी बीकानेर में इसने स्थापित करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है मित्रों राव बीका, स्टार्टिंग का संस्थापक है। देखिए बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका, जिसका कार्यकाल 1465 से लेकर 1504 तक। प्रारंभिक भाग यानी इस प्रारंभ में जो बीकानेर वाला क्षेत्र है इसे मित्रों जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी आई छत्रपुर थी, और वर्तमान में आई छत्रपुर कहते हैं नागौर वाले क्षेत्र को। और 1465 में राव बीका और एक जाट नेता था नर्रा, ये दोनों मिलकर इस जांगल प्रदेश वाले भाग को है मित्रों ये जीतते हैं। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात में इस राव बीका ने 1472 में कोडमदेश्वर में भैरव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और कोडमदेश्वर को अपने एक मित्रों ये राजधानी भी बनाई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके पश्चात 1488 या 1545 में बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से की, वैशाख शुक्ला तृतीया या आखा तीज के दिन। और यह है मित्रों बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी, जबकि बीकानेर का जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है उसकी जो कुल देवी है वो नागणेची माता है, और नागणेची माता की मूर्ति भी इसने बीकानेर में स्थापित करवाई थी। क्लियर हुआ मित्रों? क्लियर हुआ तो चलिए आगे चले। स्कूल ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। अब मित्रों राव बीका के बाद में जो शासक बनता है इसका भी एक पुत्र था राव नर्रा, और राव नर्रा के काल की कोई ज्यादा घटना याद नहीं रखनी, क्योंकि राव नर्रा है मित्रों ये शासक बना था 1504 में, और 1 साल इसका कार्यकाल रहा था। हाँ, यानी बीकानेर में राव बीका के बाद में उसका पुत्र था राव नर्रा। कौन था? राव नर्रा है ये शासक था, और राव नर्रा का 1 वर्ष का शासन काल रहा था, और वह निसंतानी मर गया था। और उसके पश्चात राव नर्रा का भाई अर्थात राव नर्रा का छोटा भाई, या बात करें उसी राव बीका का जो पुत्र था राव लूणकरण। कौन था? राव लूणकरण शासक बनता है। (1505 से लेकर 26 तक) 1505 से लेकर 1526 ईस्वी तक किसका शासन रहता है मित्रों? राव लूणकरण का शासन रहता है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये 1 साल के अंदर अंदर ही बिल्कुल मस्ती मीणा, बिल्कुल 1 साल उसका कार्यकाल था ही नहीं। 1504 में इसकी मृत्यु हुई थी राव बीका की, 1504 के लगभग मध्य में, तो 5-7 महीने लगभग इसका कार्यकाल रहा था। राव लूणकरण 1505 से लेकर 26 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था मित्रों। और राव लूणकरण के काल की बात की जाए तो इससे राव लूणकरण को जो यहाँ पर जो गद्दी पर बैठने का आशीर्वाद दिया था कि राव लूणकरण है वो बीकानेर की गद्दी पर बैठेगा, ये आशीर्वाद किसने दिया था मित्रों? किस लोक संत ने दिया था कि राव लूणकरण है वो बीकानेर की गद्दी पर बैठेगा? तो एक लोक संत थे जसनाथ जी। कौन थे? जसनाथ जी। लोक संत जसनाथ जी, और संतों में हमने पढ़ा था आपके आर्ट्स एंड कल्चर में, लोक संत जसनाथ जी ने मित्रों राव लूणकरण को बीकानेर की गद्दी पर बैठने का आशीर्वाद दिया था। इस राव लूणकरण ने मित्रों देखिए अपने 2 युद्धों में 2 युद्ध जीते थे इसने। हाँ, राव लूणकरण ने 2 युद्ध जीते थे। एक तो नागौर के मोहम्मद खां को इसने हराया था, और जैसलमेर के रावल जेत सिंह को है इसने युद्ध में हराया था। तो नागौर का था नागौर के मोहम्मद खां तथा
जैसलमेर के रावल जेत सिंह को युद्धों में हराया। किसने? राव लोणकरण ने। तो मित्रों जो राव लोणकरण है, इस राव लोणकरण ने नागौर का एक मोहम्मद खां था, नागौर का मोहम्मद खां था जिसने इसके विरुद्ध विद्रोह किया था, और एक जैसलमेर का शासक था रावल जेत सिंह। इन दोनों को किसने हराया था मित्रों? इन दोनों को युद्धों में इस बीकानेर के शासक राव लोणकरण ने हराया था। इसके पश्चात ये राव लोणकरण जाता है मित्रों हरियाणा, और हरियाणा में इसका एक युद्ध होता है दोषी का युद्ध, या डोसी भी बोलते हैं इसे, दोषी का युद्ध हरियाणा में होता है मित्रों, दोषी का युद्ध। और ये दोषी का युद्ध मित्रों किसके साथ होता है? दोषी का युद्ध होता है मित्रों हरियाणा के नारनौल का एक नवाब था अब्बी मीरा, नारनौल का एक नवाब था अब्बी मीरा। उस नारनौल के नवाब अब्बी मीरा के विरुद्ध लड़ते हुए ये राव लोणकरण क्या होता है मित्रों? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो नारनौल का नवाब था अब्बी मीरा, नारनौल का नवाब कौन था मित्रों? नारनौल का नवाब है मित्रों अब्बी मीरा। इस नारनौल के नवाब अब्बी मीरा से युद्ध किया, और इस युद्ध में मित्रों लड़ता हुआ क्या है मित्रों? ये जो राव लोणकरण है, ऐसे राव लोणकरण की क्या हो जाती है? उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दो युद्ध, नागौर के मोहम्मद खां को तो युद्ध में हरा देता है, जैसलमेर के रावल जेत सिंह को भी युद्ध में हरा देता है, लेकिन दोषी का युद्ध होता है हरियाणा में। और हरियाणा में जो दोषी का युद्ध होता है मित्रों, उस दोषी के युद्ध में नारनौल के नवाब अब्बी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए ये बाद में क्या हो जाते हैं मित्रों? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं राव लोणकरण। इनके युद्धों से संबंधित तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनके युद्धों से संबंधित तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये जरूर क्वेश्चन आते हैं कि इसके संदर्भ में एक तो इसे जो बिट्टू सुजा है, बिट्टू सुजा ने इसे क्या कहा मित्रों? कलयुग का करण कहा है। बिट्टू सुजा का एक ग्रंथ है राव जेत शिरोछंद, राव जेत शिरोछंद। ये राव जेत शिरोछंद ग्रंथ किसने लिखा था? राव जेत शिरोछंद ग्रंथ किसने लिखा था? बिट्टू सुजा। हाँ, राव जेत शिरोछंद ये लिखा था बिट्टू सुजा ने, और बिट्टू सुजा ने इस ग्रंथ में इस राव लोणकरण को क्या कहा है मित्रों? कलयुग का करण कहा है। किसका करण कहा है? कलयुग का करण। बिट्टू सुजा ने कलयुग का करण किसे कहा है? कलयुग का करण किसे कहा है मित्रों? कलयुग का करण राव लोणकरण को कहा गया है, जबकि राजपुताने का करण है वो राय सिंह को कहा गया है। वो आगे पढ़ेंगे हम। ध्यान रखना, दोनों प्रश्न आप नोट लगा के लिख लेना। यहाँ पर कलयुग का करण पूछे आपको, तो कलयुग का करण है मित्रों, वो कलयुग का करण तो कौन है? राव लोणकरण। कलयुग का करण कौन है? राव लोणकरण है वो कलयुग का करण। किसके अनुसार? बिट्टू सुजा के अनुसार। जबकि मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार राजपुताने का करण, मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार राजपुताने का जो करण है वो राजपुताने का करण किसे कहा गया है? वो राय सिंह को कहा गया है। वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, और इसी राव लोणकरण को मित्रों जो एक जयसोम था, उस जयसोम ने ग्रंथ लिखा था करमचंद वंशो कीर्तनम। तो जयसोम ने भी अपने ग्रंथ था जयसोम का करमचंद वंशो कीर्तनम। उस करमचंद वंशो कीर्तनम ने, करमचंद वंशो कीर्तनम में जयसोम ने भी इस राव लोणकरण को किसकी उपाधि दी है? कर्ण की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? कर्ण की। अर्थात जो दानवीर कर्ण था, उस दानवीर कर्ण से तुलना की किसकी? राव लोणकरण की। किसने? जयसोम ने। और जयसोम का ग्रंथ था करमचंद वंशो कीर्तनम। तो मित्रों कलयुग का कर्ण या कर्ण से तुलना की गई है, वो शासक कौन है? राव लोणकरण है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस राव लोणकरण की बात की जाए मित्रों, तो इस राव लोणकरण ने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बनाया था, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और लोणकरण सर झील का निर्माण भी इसी के नाम पर, लोणकरण सर झील, हाँ, इसका निर्माण इसी के नाम पर बीकानेर में करवाया गया था। तो मित्रों ध्यान रखना, राव लोणकरण पढ़ रहे हैं, जिसको आशीर्वाद दिया था जसनाथ जी ने गद्दी पर बैठने का, नागौर के मोहम्मद खां को और जैसलमेर के रावल जेत सिंह को युद्ध में हराया, दोषी के युद्ध में नारनौल के नवाब अब्बी मीरा के साथ लड़ता हुआ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसके पश्चात राव जेत शिरोछंद में बिट्टू सुजा ने इसे कलयुग का कर्ण कहा है। इसके अलावा करमचंद वंशो कीर्तनम में भी इसकी तुलना कर्ण के साथ की गई है।
हाँ, इसके पश्चात लूणकरण सर जो झील है, इस लूणकरण सर झील का निर्माण है वो इसके शासनकाल में हुआ था। इसी के नाम पर बीकानेर में लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है, ये मंदिर भी मित्रों इसी ने बनवाया था। लीजिए आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट राव लूणकरण के बाद में जो शासक बनता है रावल जेत सिंह। राव जेत सिंह, राव जेत सिंह, जिसका कार्यकाल 1526 से लेकर 1541 एंड तक माना जाता है मित्रों। कई जगह आपको 1526 से 1542 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो राव जेत सिंह, हाँ, राव जेत सिंह की कार्यकाल की 2 या 3 बातें ध्यान रखनी मित्रों। एक तो राव जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल, राव जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल, और उस कल्याणमल को राव जेत सिंह ने मित्रों है वो खानवा के युद्ध में भेजा था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि खानवा युद्ध में है बीकानेर की तरफ से कौन आया था, या अलग अलग जो शासक है उन शासकों ने किसे भेजा था। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मारवाड़ में जो राव गंगा था उसने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। तो इसी प्रकार जो राव जेत सिंह है, इस राव जेत सिंह ने जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर व सांगा के मध्य, जो खानवा युद्ध हुआ था, उस खानवा युद्ध में 17 मार्च 1527 को जो खानवा युद्ध हुआ था, उस खानवा युद्ध में इस राव जेत सिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। किसे भेजा था? अपने पुत्र, इसका पुत्र कौन था? कल्याणमल। राव जेत सिंह का पुत्र कौन था? कल्याणमल को भेजा था। तो खानवा के युद्ध में, यानी खानवा युद्ध के समय, खानवा युद्ध के समय आपसे पूछ ले बीकानेर का शासक कौन था, तो खानवा के युद्ध के समय बीकानेर का शासक तो कौन था? राव जेत सिंह। लेकिन खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में यह आपको ध्यान में रखना है कि खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने या किसने प्रतिनिधित्व किया था या भाग लिया था, तो खानवा के युद्ध में कल्याणमल ने भाग लिया था। यह आपको ध्यान में रखना है, वो इसका पुत्र था। ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों, राव जेत सिंह के समय आक्रमण होता है, हुमायूं का भाई था कामरान। हुमायूं का भाई कौन था? कामरान। राव जेत सिंह के समय हुमायूं के भाई, राव जेत सिंह के समय मित्रों हुमायूं का भाई कौन था? कामरान। इस कामरान का आक्रमण होता है। राव जेत सिंह के समय हुमायूं के भाई कामरान का आक्रमण होता है, और इस कामरान ने पहले मित्रों आक्रमण करने से पहले, बीकानेर में आक्रमण करने से पहले बटनेर पर अधिकार कर लिया था। जो बटनेर वाला किला है ना, उस बटनेर पर अधिकार किसने कर लिया था? इस कामरान ने अधिकार कर लिया था। तो हुमायूं के भाई कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण करने से पहले है बटनेर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और बटनेर के क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात ये कामरान किधर बढ़ता है? ये कामरान बीकानेर की तरफ बढ़ता है, और बीकानेर में एक स्थान आता है मित्रों रात्ती घाटी। ये रात्ती घाटी स्थान मित्रों बात की जाए तो जो नागौर, अजमेर और मुल्तान वाले जो मार्ग मिलते थे, हाँ, नागौर, अजमेर और मुल्तान वाले जो मार्ग, जो रास्ते मिलते थे, उन क्षेत्रों के जो रास्ते मिलते थे, उस स्थान को रात्ती घाटी कहा गया। और इस रात्ती घाटी नामक स्थान पर, रात्ती घाटी नामक स्थान पर 1534 में, कब की बात है? 1534 में रात्ती घाटी नामक स्थान पर इस कामरान का युद्ध होता है। किसके साथ? इस राव जेत सिंह के साथ। राव जेत सिंह और हुमायूं के भाई कामरान के मध्य, यानी कामरान जब बीकानेर पर आक्रमण करता है, तो बीकानेर पर आक्रमण करता है तो रात्ती घाटी युद्ध होता है। और ये रात्ती घाटी का युद्ध किस किस के मध्य होता है? राव जेत सिंह बीकानेर का, और उधर कौन है मित्रों? कामरान।
तो ध्यान रखना, रात्रि घाटी का युद्ध किन दो के मध्य लड़ा गया था? रात्रि घाटी का युद्ध मित्रों हुमायूं के भाई कामरान और इधर है राव जेत सिंह के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में विजय कौन होते हैं? राव जेत सिंह क्या होते हैं मित्रों? इस युद्ध में विजय होते हैं, अर्थात इस युद्ध में कामरान की क्या होती है? हार होती है। तो हुमायूं के भाई कामरान को इस युद्ध में कौन हराता है? हुमायूं के भाई कामरान को राव जेत सिंह मित्रों इस युद्ध में हरा देता है। इसके बाद में देखिए मित्रों, हमने पढ़ा था पाहेबा या साहिबा का युद्ध, पाहेबा या साहिबा युद्ध। और ये पिछले पार्ट में जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा था। 1541 में पाहेबा या साहिबा का युद्ध हुआ था। ये पाहेबा या साहिबा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बीकानेर का था राव जेत सिंह। बीकानेर का कौन था? राव जेत सिंह बीकानेर का था। और इधर देखिए राव जेत सिंह के विरुद्ध में कौन था? अब की बार मारवाड़ से कौन था मित्रों? मालदेव। और मालदेव ने किसके नेतृत्व में यहां पर सेना भेजी थी? तो मालदेव ने मित्रों यहां पर कुप्पा था, मालदेव का एक सेनापति था कुप्पा। हाँ, इस कुप्पा के नेतृत्व में यहाँ पर मित्रों बीकानेर पर अधिकार करने के लिए सेना भेजी थी। पिछले पार्ट में हमने चर्चा भी की थी वहां पर जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था। और उस समय हमने चर्चा की थी कि मालदेव ने अपने जो प्रशासक कुप्पा के नेतृत्व में बीकानेर पर आक्रमण किया था, बीकानेर को हड़पने के लिए। और उस समय मित्रों इस युद्ध में किसकी हार होती है? इस राव जेत सिंह की। राव जेत सिंह की इस युद्ध में क्या होती है मित्रों? राव जेत सिंह इस युद्ध में हार जाता है। और राव जेत सिंह की इसी पाहेबा या साहेबा के युद्ध में क्या जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। राव जेत सिंह की मृत्यु कब होती है? पाहेबा या साहिबा के युद्ध में 1541 में मालदेव की सेना के साथ युद्ध करते हुए ये है मित्रों कौन मर जाता है? ये राव जेत सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात मित्रों इस जो बीकानेर का क्षेत्र है, इस बीकानेर के क्षेत्र का जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है, इस बीकानेर के क्षेत्र का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया जाता है? मालदेव ने अपने सेनापति कुप्पा को, मालदेव ने अपने सेनापति कुप्पा को यहाँ का क्या कर दिया? प्रशासक नियुक्त कर दिया था बीकानेर का। और इस राव जेत सिंह का जो पुत्र था कल्याणमल, ये कल्याणमल कहाँ चला गया? इस राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल है उस समय हिंदुस्तान का बादशाह था शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। हाँ, शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। कौन मित्रों? शेरशाह सूरी की शरण में इसी राव जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल, और ये शेरशाह की अधीनता स्वीकार करने के लिए वहां पर उनकी शरण में चला गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राव जेत सिंह एक बार इसका वापस कार्यकाल देखिए 1526 से लेकर 41 तक। खानवा युद्ध में किसने भेजा था? खानवा युद्ध में इसने अपने पुत्र कल्याणमल को युद्ध में भेजा था। और इसी की बात की जाए तो राव जेत सिंह के समय है वो हुमायूं का भाई कामरान था जिसने बीकानेर पर आक्रमण किया था। उससे पहले इस कामरान ने मित्रों भटनेर पर अधिकार कर लिया था। और इस कामरान और राव जेत सिंह के मध्य मित्रों जो युद्ध होता है वह युद्ध होता है रात्रि घाटी का युद्ध होता है 1534 में। और इस रात्रि घाटी के युद्ध में मित्रों राव जेत सिंह ने इस कामरान को हराया था। इसके पश्चात बीकानेर पर आक्रमण करता है मालदेव, और मालदेव का सेनापति कुप्पा के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण होता है। और वो ये युद्ध होता है पाहेबा या साहिबा का युद्ध 1541 में ये युद्ध होता है मित्रों, ठीक है। और इसके पश्चात राव जेत सिंह है, इस राव जेत सिंह कि इस मालदेव की सेना के साथ लड़ते हुए इस पाहेबा या साहिबा के युद्ध में मित्रों 1541 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के पश्चात राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल है वो शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। इतना हो गया कंफर्म, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में जो कल्याणमल शासक बनता है राव कल्याणमल, इसका कार्यकाल आता है 1544 से लेकर 1574 तक। 1544 से लेकर 1544 से लेकर 1574 तक किसका कार्यकाल रहता है? राव कल्याणमल का। राव जेत सिंह का पुत्र था। हाँ, राव जेत सिंह का
पुत्र था, ये ध्यान रखना। और राव कल्याणमल के बारे में आपको ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, यानी ये शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। और हमने देखो मित्रों पिछले पार्ट में एक गिरी सुमेल युद्ध पढ़ा था। हाँ, गिरी सुमेल युद्ध पिछले पार्ट अर्थात मारवाड़ में कब हुआ था? 1544 में, 5 जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध पिछले पार्ट में पढ़ा था, मारवाड़ में पढ़ा था। और इस गिरी सुमेल के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यानी शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने मालदेव को पराजित किया था, मालदेव की सेना को पराजित किया। और देखिए मित्रों, गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात, यानी इस गिरी सुमेल के युद्ध में इस शेरशाह का साथ किसने दिया था? राव कल्याणमल, जो राव जेत सिंह का पुत्र था। राव जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल। ये कल्याणमल है इस शेरशाह की शरण में आ गया था। और इसी कल्याणमल ने और जो वीरमदेव मेड़तिया था मेड़ता का, ये दोनों मित्रों शेरशाह की शरण में आ गए थे, क्योंकि वीरमदेव को भी अजमेर से और नागौर से निकाल दिया था मालदेव ने, तो वह भी यहां पर आ गया था। ठीक है, इसके पश्चात, इस युद्ध के पश्चात गिरी सुमेल युद्ध में मित्रों शेरशाह ने मालदेव को पराजित कर दिया। और मालदेव को पराजित करने के पश्चात इस शेरशाह ने बीकानेर किसे सौंप दिया? शेरशाह ने बीकानेर है मित्रों इसी राव कल्याणमल को सौंप दिया, जेत सिंह के पुत्र को वापस सौंप दिया। और जेत सिंह शासक बन जाता है गिरी सुमेल के युद्ध के पश्चात। 1544 से लेकर 74 तक है ये कल्याणमल है मित्रों 1544 में है शासक बन जाता है। तो 1544 से 74 तक कल्याणमल शासक रहता है। इसके काल की बात ये आपको ये ध्यान में रखनी है मित्रों कि जो कल्याणमल है इसने बीकानेर की तरफ से सबसे पहले मुगल अधीनता, बीकानेर की तरफ से सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? मुगल अधीनता, वह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला। बीकानेर की तरफ से मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला या मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? कल्याणमल था। कौन था? राव कल्याणमल है, ये प्रथम शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इसने 1570 में, इसी राव कल्याणमल है मित्रों ये 1570 में पिछले पार्ट में पढ़ा था, जो अकबर ने नवंबर 1570 में एक दरबार लगाया था। कौन सा? नागौर दरबार। नागौर दरबार में इसने अकबर की मित्रों अधीनता स्वीकार की थी। और इस नागौर दरबार में मित्रों ये अपने 2 पुत्रों सहित, कल्याणमल के 2 पुत्र कौन थे इसके पुत्र, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह। तो पृथ्वीराज व राय सिंह इन दोनों को किसकी शरण में सौंप दिया? पृथ्वीराज और राय सिंह इन दोनों को मित्रों अकबर के अधीन छोड़ दिया। तो ये अपने दोनों पुत्रों सहित है इस नागौर दरबार में तो है, अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होता है और अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। और इस राय सिंह की एक पुत्र थी राजकुंवरी, और इस राजकुंवरी का विवाह अकबर के साथ इसने किया था। इस प्रकार मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला। बीकानेर का आपको प्रथम शासक पूछे तो बीकानेर का प्रथम शासक कौन है मित्रों? राव कल्याणमल, ये आपको ध्यान में रखना है। 1574 में मित्रों इस कल्याणमल की क्या होती है मित्रों? मृत्यु। और कल्याणमल के बाद में जो शासक बनेगा वो शासक बनेगा मित्रों राय सिंह। राय सिंह की चर्चा हम एक एक पॉइंट लेंगे, क्योंकि राय सिंह से इंपॉर्टेंट काफी सारे इसके सैनिक अभियान आएंगे, काफी इसके सांस्कृतिक कार्य भी आएंगे। तो राय सिंह के संदर्भ में एक एक पॉइंट लेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको 2 लाइन इसकी है वो देख लीजिए। एक तो राव कल्याणमल का कार्यकाल 44 से लेकर आपको है मित्रों वो 74 तक। ठीक है, गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात शेरशाह ने है मित्रों इस कल्याणमल को है वापस है वो बीकानेर का शासक बना दिया था। और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? बीकानेर का शासक था आपका कल्याणमल। हाँ बिल्कुल, पृथ्वीराज की भी बात करेंगे सुमन जी, पृथ्वीराज की बातें करेंगे आगे। बिल्कुल, पहले हम इस राय सिंह की बात करेंगे और राय सिंह के बाद में अंत में हम इस पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या इसके अभियान थे, क्या क्या इसने रचनाएं की थी, सारी बातें करेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में भी। ठीक है, 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ और इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपने पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह को है इसने अकबर के अधीन छोड़ दिया। इसके पश्चात 1570 में कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है और अब शासक बनेगा मित्रों आपका अगला कल्याणमल का पुत्र राय सिंह यहाँ पर बीकानेर का शासक बनेगा।
अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आराम से हो जाएगा, राय सिंह हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट शासक बनता है राय सिंह। कल्याणमल का पुत्र राय सिंह शासक बनता है 1574 से 1612 तक। किसका कार्यकाल है मित्रों? इस राय सिंह का कार्यकाल है। राय सिंह ने शासक बनते ही एक तो मित्रों महाराव की उपाधि धारण की, महाराव की उपाधि धारण की। तो राय सिंह ने मित्रों शासक बनते ही किसकी उपाधि धारण की? महाराव की उपाधि धारण की। और मित्रों जो नागौर दरबार लग गया था, उस नागौर दरबार में उस अकबर ने मित्रों है इस राय सिंह को है वो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ये हमने पिछले पार्ट में भी चर्चा की थी। तो इस अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। कब? नागौर दरबार के समय है अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। और जोधपुर का जो प्रशासक नियुक्त किया ये 1572 से लेकर 74 तक, 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक, 1572 से लेकर 1574 ईस्वी तक मित्रों अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अब इसके मित्रों अलग अलग सैनिक अभियान चलेंगे। देखिए मित्रों, राय सिंह की सैनिक अभियान, राय सिंह को किन किन सैनिक अभियानों पर भेजा गया, प्रमुख इसके जो 4-5 सैनिक अभियान है उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो मित्रों, हमने कल जो मारवाड़, कल या परसों जो भी है हमने पढ़ा था मारवाड़ में कि 1573 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में हुसैन कुल्ली खां को भेजा गया था मित्रों, हुसैन कुल्ली खां को भेजा गया था। राय जो चंद्रसेन था, राव चंद्रसेन था मारवाड़ का शासक, उस चंद्रसेन का पीछा करने के लिए हुसैन कुल्ली खां को भेजा था। और हमने पढ़ा था कि उस हुसैन कुल्ली खां के साथ है वो अकबर ने किससे भेजा था? इस राय सिंह को भेजा था। तो सिवाना पर अधिकार करने के लिए राव चंद्रसेन से सिवाना छीनने के लिए है हुसैन कुल्ली खां को भेजा था। और हुसैन कुल्ली खां के साथ में किसे भेजा था? राय सिंह को भेजा था अकबर ने। तो राय सिंह और हुसैन कुल्ली खां जाते हैं सिवाना की तरफ। तो हमने पढ़ा था कि जो राव चंद्रसेन है वह सिवाना छोड़कर है वो पहाड़ों की तरफ चला गया था। तो 1573 में मित्रों हुसैन कुल्ली खां व राय सिंह दोनों सिवाना पर अधिकार करते हैं। सिवाना पर, और यहां से किसको भगा देते हैं? राव चंद्रसेन को। सिवाना से यहां से कर सकते हो आप, सिवाना से राव चंद्रसेन को भगा देते हैं, राव चंद्रसेन को भगा देते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले पार्ट में की थी। तो सबसे पहले 1573 में आपको इतना ध्यान रखना है कि बात कीजिए कि 1573 में मारवाड़ के शासक कौन थे जिनको है सिवाना से है राय सिंह और हुसैन कुल्ली खां ने भगाया था? तो उस समय मित्रों मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन थे। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों 1573 की काल की घटना और है। 1573 में इन्होंने गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाया था। गुजरात का मिर्जा विद्रोह, गुजरात में मिर्जा विद्रोह, और मिर्जा विद्रोह में एक इब्राहिम हुसैन मिर्जा था। इब्राहिम हुसैन मिर्जा था। कौन था? इब्राहिम हुसैन मिर्जा है, उसको पराजित किया था। तो 1573 में ही गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया, अर्थात इब्राहिम हुसैन मिर्जा, इब्राहिम हुसैन या सुल्तान देवड़ा जो सिरोही का शासक था का दमन, सुल्तान देवड़ा का दमन किया था। क्या वह वीडियो रुक गया सुमन जी? वीडियो रुक गया क्या? चल रहा है या रुक गया? हाँ, तो 1573-74 में इस सिरोही का सुल्तान देवड़ा था
देखिए मित्रों, मैंने आपको सिरोही राज्य के इतिहास में बताया भी था, ये सुल्तान देवड़ा है। इसके समय मित्रों इस राय सिंह ने आक्रमण किया था और सुल्तान देवड़ा से मित्रों सिरोही छीन लिया था, सिरोही का आधा भाग छीन लिया था और सिरोही का आधा भाग छीनकर अकबर के अधीन कर दिया था। अकबर के अधीन कर दिया था सिरोही का आधा भाग। किसने? ऐसे राय सिंह ने। इसके पश्चात देखो, मैंने आपको बताया था कि उस अकबर ने जो सिरोही का आधा भाग छीना हुआ था उसको महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को भेंट कर दिया था और जगमाल का उस क्षेत्र का है, वहां का प्रशासक बन जाता है। उसके पश्चात कहते हैं कि जगमाल ने पूरे सिरोही को हड़पने के लिए है 1583 में वापस सुल्तान देवड़ा पर आक्रमण किया था। और मैंने बताया था आपको दत्तानी का युद्ध, हाँ दत्तानी का युद्ध मैंने बताया था आपको। उस दत्तानी के युद्ध में इस सुल्तान देवड़ा ने दत्तानी के युद्ध में जगमाल को पराजित किया था और जगमाल की मृत्यु हो गई थी। तो ये बातें हमने सिरोही राज्य के इतिहास में पढ़ी थी। तो इस सुल्तान देवड़ा जो सिरोही का शासक था, इस सुल्तान देवड़ा से सिरोही का आधा भाग छीन लिया था। किसने? राय सिंह ने। और ये आधा भाग छीनकर किसे सौंप दिया था? अकबर ने। और अकबर ने वो क्षेत्र है महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को दे दिया था और जगमाल पूरा क्षेत्र या पूरा सिरोही हड़पने के लिए वापस इस सुल्तान पर आक्रमण करता है, लेकिन सुल्तान उसे दत्तानी के युद्ध में मार देता है और वापस जो सिरोही का हड़पा हुआ क्षेत्र था राय सिंह के द्वारा, उस हड़पे हुए क्षेत्र पर भी ये सुल्तान है, ये वापस अपना अधिकार कर लेता है। ये चर्चा हमने कर ली थी। इसके पश्चात मित्रों 1576 में जालोर का था ताज खान। उस जालोर के ताज खान ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो अकबर ने किसे भेजा? तो अकबर ने मित्रों इसे ही वापस भेजा राय सिंह को। तो जालोर के ताज खान के विद्रोह को दबाया किसने? इसी राय सिंह ने। तो 1576 में जालोर के ताज खान के विद्रोह को दबाया। ईस्वी में जालोर के ताज खां के विद्रोह को किसने दबाया था? तो 1576 ईस्वी में जालोर के ताज खां के विद्रोह को मित्रों इसी राय सिंह ने ही दबाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1576 ईस्वी में जालोर के ताज खां के विद्रोह को दबाया। इसके पश्चात 1581 में देखिए जो मान सिंह थे, मिर्जा राजा मान सिंह थे, उन्हें काबुल अभियान पर भेजा था। तो मिर्जा राजा मान सिंह के काबुल अभियान पर सहायता करने के लिए किसे भेजा गया था? राय सिंह को भेजा गया था और वहां पर मिर्जा हाकिम को है परास्त किया था। तो काबुल अभियान पर मान सिंह के साथ मिलकर है किसे परास्त किया था? मिर्जा हाकिम को। तो 1581 में काबुल अभियान पर मिर्जा हाकिम को क्या है? परास्त किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अर्थात ये कई सारे इसके अभियान हो गए और इन सारे अभियानों में मित्रों अकबर इससे काफी प्रसन्न हुआ था। अकबर इससे प्रसन्न हुआ था और इसके पश्चात कहते हैं मित्रों 1596 में अकबर ने मित्रों इसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। जूनागढ़ प्रदेश कहां पड़ता? जो गुजरात वाला जूनागढ़ प्रदेश है ना, इस जूनागढ़ प्रदेश को किसे सौंप दिया था? इस जूनागढ़ प्रदेश को अकबर ने राय सिंह को सौंप दिया था और यहां पर इसको 4000 की मनसबदारी, 4000 की तो मनसबदारी प्रदान की राय सिंह को और राव की उपाधि दी। अकबर ने इसे राव की उपाधि भी दी। तो अकबर ने 1596 में जूनागढ़ प्रदेश है वो राय सिंह को सौंप दिया और इस राय सिंह से प्रसन्न होकर अकबर ने इसे 4000 की मनसबदारी प्रदान की और राव की उपाधि भी इसे प्रदान की। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो राय सिंह के बारे में एक बार वापस देखिए मित्रों, वापस देखिए 1574 से 1612 तक इसका कार्यकाल था। महाराव की इसी उपाधि इसने धारण की थी शासक बनते ही। अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था इसने नागौर दरबार में 1572 से 74 तक। अब इसके सैनिक अभियान है। एक तो हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में राय सिंह गया था सिवाड़ा में और सिवाड़ा में रावचंद्र सेन को वहां से भगाया था। 1573 में ही इसने गुजरात में मिर्जा विद्रोह का दबाया। वहां पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा है, इस इब्राहिम हुसैन मिर्जा को इसने परास्त किया था। 1573-74 में सुल्तान देवड़ा सिरोही का था, उसका दमन किया। सुल्तान देवड़ा का भाग आधा हिस्सा छीनकर सिरोही का और किसे सौंप दिया था? अकबर को छीन दिया था, सौंप दिया था। 1576 में राय सिंह ने जालोर के ताज खां के विद्रोह को दमन किया था। इसके पश्चात 1581 में काबुल अभियान पर भेजा गया इसे, जहां पर मिर्जा हाकिम को परास्त किया था। 1596 में अकबर इससे खुश होता है और जूनागढ़ प्रदेश इसे सौंप देता है। 4000 की मनसबदारी प्रदान करता है और राव की उपाधि भी इसे भेंट करता है। अब आप एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट।
ले लिया, चलिए आगे। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट अभी राय सिंह ही चल रहा है आपका। हाँ मित्रों आगे चलते हैं। देखो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था वहां पर? जहांगीर। 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना था? जहांगीर है वो शासक बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहांगीर शासक बना था, तो जहांगीर के शासक बनते ही मित्रों जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उस खुसरो ने बाद में विद्रोह कर दिया था। तो आगरा में मित्रों, आगरा में है मित्रों, जहांगीर ने किसे बुलाया था? जहांगीर ने राय सिंह को आगरा बुलाया। जब जहांगीर शासक बना, जहांगीर 1605 में शासक बना मित्रों अकबर के पश्चात, तो जहांगीर ने मित्रों आगरा किसे बुलाया? राय सिंह को बुलाया। और ध्यान रखना मित्रों, जहांगीर के समय जो राय सिंह है, ये मुगलों का प्रमुख स्तंभ माना जाता था। मुगलों का प्रमुख स्तंभ। जिस प्रकार देखिए मित्रों, अकबर के समय जो मिर्जा राजा मान सिंह है, मिर्जा राजा मान सिंह को प्रथम स्थान प्राप्त था, उसी प्रकार जहांगीर के समय पूछ ले तो जहांगीर के समय प्रथम स्थान किसे था? राय सिंह को। और जहांगीर ने मित्रों इसे आगरा में प्रशासक नियुक्त किया था। और आगरा में मित्रों जब उस जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, खुसरो का विद्रोह हुआ था, और खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए आगरा का जो प्रशासक नियुक्त किया था वो किसे नियुक्त किया था? राय सिंह को नियुक्त किया था। तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को आगरा का प्रशासक नियुक्त किया था। और राय सिंह ने खुसरो का विद्रोह का दमन किया। तब जहांगीर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर जो मनसबदारी अकबर ने 4000 दी थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 की से क्या दी मित्रों? मनसबदारी प्रदान की। तो जहांगीर के समय मुगल काल का प्रमुख स्तंभ पूछ ले राय सिंह 1605 में है। जहांगीर के शासक बनते ही जहांगीर ने इसे आगरा बुलाया, 5000 का मनसब दिया। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तो मित्रों राय सिंह ने उस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है। इसके पश्चात मित्रों 1612 में मित्रों इस राय सिंह को है जहांगीर ने दक्षिण भारत में बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो बुरहानपुर अभियान पर भेजा। दक्षिण भारत में बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है मित्रों, इसे बुरहानपुर अभियान में भेजता है। और यही इसी बुरहानपुर अभियान पे मित्रों राय सिंह की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। तो राय सिंह की मृत्यु 1612 में होती है। कहां पर? बुरहानपुर में, और जो महाराष्ट्र में पड़ता है। बुरहानपुर कहां पड़ता है मित्रों? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इस बुरहानपुर अभियान में दक्षिण भारत पर इसकी क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा कर लेते हैं। राय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी? तो देखिए मित्रों, राय सिंह ने एक तो बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। राय सिंह ने बीकानेर में किसका निर्माण करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस जूनागढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब स्थापत्य कला आपको पढ़ाई थी, जब राजस्थान के दुर्ग पढ़ाए थे। 1589 से लेकर 94 के मध्य जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। और किसकी देखरेख में? तो राय सिंह का मंत्री था करमचंद। इसका मंत्री कौन था? राय सिंह का मंत्री था करमचंद। उस मंत्री करमचंद की देखरेख में। तो राय सिंह ने मित्रों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने 1589 से 94 में अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी जूनागढ़ पे इसने राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई, राय सिंह प्रशस्ति। और राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखी थी? जैन मुनि था एक जैता, जैन मुनि जैता से है वो राय सिंह प्रशस्ति लिखाई। और इस राय सिंह प्रशस्ति में मित्रों राव बीका से लेकर राय सिंह तक के जो शासक बने थे उन शासकों का वर्णन मिलता है राय सिंह प्रशस्ति में। ठीक है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो सूरजपोल है, जूनागढ़ का जो सूरजपोल है, उस सूरजपोल के पास जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं वो भी इसने स्थापित करवाई थी। तो जयमल व फत्ता राठौड़ की
जयमल व पत्ता सिसोदिया था वह। जयमल व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं। तो जयमल पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं मित्रों। ये गजारूढ़ प्रतिमाएं सूरज पोल के पास है। कहां है? सूरज पोल के पास है जयमल पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं। इसी राय सिंह लगाई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था अकबर ने भी आगरा के पास है मित्रों इन दोनों की गजारूढ़ प्रतिमाएं लगाई थी, जिन्हें औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात की जाए मित्रों राय सिंह के ग्रंथ, तो राय सिंह ने ग्रंथ भी लिखे थे। राय सिंह ने कौन से ग्रंथ लिखे? देखो, राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव ग्रंथ किसने लिखा था? इन्होंने खुद ने लिखा था। राय सिंह द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से मित्रों? राय सिंह महोत्सव कौन सा लिखा था इन्होंने? राय सिंह महोत्सव ग्रंथ लिखा था। वेदकालबोधिनी टीका, ज्योतिष रत्नमाला, वैदिक वंशावली, बाल बोधिनी, ज्योतिष रत्नमाला, ये सारे के सारे जो ग्रंथ है मित्रों, ये सारे के सारे ग्रंथ किसने लिखे थे? इसी राय सिंह ने लिखे थे। इसके अलावा देखिए मित्रों राय सिंह के काल में ही, राय सिंह के काल में मित्रों जो जयसोम था, उस जयसोम ने करमचंद वंशो कीर्तनम का जो ग्रंथ लिखा था, उस करमचंद वंशो कीर्तनम में, करमचंद वंशो कीर्तनम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। जयसोम ने क्या लिखा था? करमचंद वंशो कीर्तनम, करमचंद वंशो कीर्तनम। मित्रों ये जो करमचंद वंशो कीर्तनम ग्रंथ है, ये राय सिंह का जो मंत्री था ना करमचंद, इस राय सिंह के मंत्री करमचंद पर लिखा गया था। और इस करमचंद वंशो कीर्तनम में राय सिंह को क्या कहा गया है मित्रों? राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? करमचंद वंशो कीर्तनम में राय सिंह को क्या कहा गया मित्रों? राजेंद्र कहा गया है। करमचंद वंशो कीर्तनम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मित्रों मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। क्या कहा है? राय सिंह को क्या कहा है? राजपुताने का कर्ण। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को क्या कहा है मित्रों? राजपुताने का कर्ण कहा है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है, ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी राय सिंह ने मित्रों जो बटनेर है यानी हनुमानगढ़ है, उस हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर बनवाया था। हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर, हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर, हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का जो मंदिर है मित्रों, इस मंदिर का निर्माण राय सिंह ने करवाया था, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह ने इसका तैयार करवाया था। यह आपको ध्यान में रखना है। और मैंने ये भी आपको बताया था, जब बीकानेर की मैंने आपको चित्रकला शैली पढ़ाई थी, तो बीकानेर चित्रकला शैली का जो प्रारंभ हुआ था चित्रकला में, तो वो राय सिंह का समय था। और एक बात और ध्यान में रखने में तो राय सिंह के संदर्भ में आपको, कि राय सिंह एक बार दक्षिण अभियान पर गए थे, और दक्षिण अभियान पर गए थे राय सिंह उस समय। हाँ बलदेव जी क्या बोल रहे हैं सर, आज अटैक क्यों है? हाँ तो बलदेव जी आप कमेंट्स में बिजी रहिए। हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा ध्यान रखिए। तो बारिश आ रही, आने दो बंटी यादव। हाँ थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए, हाँ राय सिंह एक बार मित्रों दक्षिण अभियान पर गए थे। राय सिंह है वो कहां पर गए थे? दक्षिण अभियान पर गए थे। और दक्षिण अभियान पर इन्होंने राय सिंह ने एक पौधा देखा, और वो पौधा था फोग का। किसका पौधा था? फोग। यानी बीकानेर में देखो आपको पता है फोग होता है, फोग जानो ना, देखो रायतो वगैरह बनाओ फोग। हाँ यानी फोग का पौधा देखा था राय सिंह ने, दक्षिण अभियान पर गए थे। और दक्षिण अभियान पर फोग के पौधे को देखकर इन्होंने एक कथन बोला था। हाँ क्या कथन बोला था? फोग के पौधे को देखकर है दक्षिण अभियान में राय सिंह ने कथन कहा था कि तू स्वदेशी रूखड़ो, कि तू स्वदेशी रूखड़ो, मैं परदेशी लोग अकबर माने तेड़, या तू क्यों आयो फोग।
तू स्वदेशी रूखड़ो मैं परदेशी लोग, अकबर माने तेड़िया तू क्यों आयो फोग। अर्थात राय सिंह के कहने का मतलब क्या था कि तू स्वदेशी रोकड़ो, यानी तू हमारे स्वदेशी पौधा है, तू हमारा स्वदेशी पौधा है बीकानेर का, और तू यहाँ पर दक्षिण में यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ क्या कर रहा है। माने तो अकबर तेड़ा, यानी माने तो अकबर बगायाट है जद मैं आया, लेकिन तू क्यों आयो तन क्या आनो पड़ गई जा। मतलब समझ गया राय सिंह के कहने को, यानी हमें तो अकबर ने भेजा था, हमारे ऊपर तो प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हें किसने बगाया यहाँ पर, तुम्हारे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था, तुम तो हमारे क्षेत्र का पौधा था बीकानेर का, और तू यहाँ पर क्यों आ गया। हम तो यहाँ पर परदेशी है, लेकिन तू कोई परदेशी थोड़ी है। तो इस प्रकार ये कहने का मतलब था राय सिंह का। तो ये होता है आपका राय सिंह। तो राय सिंह एक बार वापस देखिए मित्रों, 1605 में जहांगीर शासक बनता है। आगे देखिए पीछे वाला पढ़ा दिया मैंने, 1605 में जहांगीर शासक बनता है, तो इसे 5000 का मनसब प्रदान करता है। और मुगल में काल में जहांगीर के समय यह प्रमुख स्तंभ माना जाता था। मुगल काल में जहांगीर के समय यह प्रमुख स्तंभ माना जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए मित्रों 1612 में बुरहानपुर अभियान पर जाता है, महाराष्ट्र में इसकी क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बलदेव जी गोदारा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाँ बिल्कुल मिस आर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट देखिए, ये यहां तक हो गए इसके अभियान। अब होते हैं राय सिंह के जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो क्या है। एक तो है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर में करवाया था। हाँ जूनागढ़ दुर्ग में बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 94 में अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था, ठीक है। इसके अलावा राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी जैन मुनि जयता से। अब इस जूनागढ़ दुर्ग के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको, जब मैंने आपको जूनागढ़ दुर्ग पढ़ाया था, यानी राज्य में सबसे पहले लिफ्ट इसी दुर्ग में लगी थी। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, हमने तो सुना है दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस दुर्ग की दीवारें तो मुंह बोलती है। तो ये सारी बातें हमने इसमें चर्चा कर ली थी। सूरजपोल के पास जयमल बत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं, हाथियों पर सवार प्रतिमाएं लगाई। राय सिंह के ग्रंथ राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, बाल बोधिनी टीका, ज्योतिष सत्रमाला। और राय सिंह के समय जयसोम ने करमचंद वंशो कीर्तन काव्य लिखा, जिसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। मुंशी देव प्रसाद ने राजपुत्र का कर्ण कहा है। हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर राय सिंह ने बनाया। बीकानेर चित्रकला शैली की शुरुआत राय सिंह के समय हुई। और दक्षिण भारत में मित्रों ये जो फोग वाला कथन है, ये आपको ध्यान रखना, ये ग्रेड में पूछ लिया था एक बार। तो ये किस शासक के संदर्भ में मित्रों, ये राय सिंह के संदर्भ में आपको जो दक्षिण भारत में फोग वाला कथन कहा है मैंने, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए 5-7 मिनट आपकी और लूंगा, क्योंकि अभी आज एक शासक और पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखो मित्रों राय सिंह है, इससे राय सिंह की 1612 में मृत्यु हो जाती है। अब राय सिंह के बाद में 2 शासक बनते हैं, उनकी आपको चर्चा नहीं करनी, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखा। यानी राय सिंह के बाद में देखिए मित्रों, राय सिंह तो अपने छोटे पुत्र है, छोटे पुत्र को शासक बनाना चाहते थे। हाँ तो राय सिंह के बाद में मुख्यतः जो शासक बनता है दलपत सिंह। हाँ तो दलपत सिंह को शासक बनाना चाहते थे, सॉरी दलपत सिंह बड़ा पुत्र था, और वो सूर सिंह को शासक बनाना चाहते थे। हाँ तो राय सिंह है मित्रों, वो अपने छोटे पुत्र सूर सिंह को शासक बनाना चाहते थे। दलपत सिंह का जो आचरण था, वह दलपत सिंह का आचरण राय सिंह के विरोधी था, लेकिन जहांगीर ने मित्रों है किसे शासक बना दिया था, दलपत सिंह को शासक बना दिया। लेकिन दलपत सिंह फिर जहांगीर का विरोध करने लगा, तो जहांगीर ने उसे मृत्युदंड दे दिया, दलपत सिंह को मृत्युदंड दे दिया। फिर सूर सिंह शासक बना। तो सूर सिंह का शासन भी 1613 से 31 तक रहता है मित्रों। कोई उसके काल की मुख्य घटना नहीं थी। जहांगीर ने उसे मित्रों एक तो खुर्रम के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। खुर्रम यानी शाहजहां ने विद्रोह किया था ना 1627-23 में, तो 1623 में खुर्रम के विरुद्ध भेजा था सूर सिंह को। उसके पश्चात 4000 की मनसबदारी दी, काबुल अभियान पर भी भेजा था। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कर्ण सिंह के बारे में आपका ध्यान रखना है। सोलह सौ 31 से 69 तक, 1631 से 69 तक शासन रहता है, किसका, कर्ण सिंह का शासन रहता है। कर्ण सिंह के काल की बात की जाए मित्रों, तो इसे कहते हैं जांगलधर बादशाह। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, जांगलधर बादशाह, ये कई बार पूछ लिया। बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह कहते हैं? और इसे जांगलधर बादशाह क्यों कहते हैं मित्रों? कहते हैं कि औरंगजेब के समय औरंगजेब है मित्रों, हिंदू राजाओं को है वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कराना चाहता था,
लेकिन औरंगजेब का विरोध किया था इस करण सिंह ने, और करण सिंह के द्वारा किए गए विरोध के कारण है हिंदू राजाओं को मुस्लिम बनने से रोका था किसने? करण सिंह ने। तब कहते हैं कि सभी मुस्लिम जो सभी हिंदू राजा थे, उन सभी हिंदू राजाओं ने मिलकर इसे एक उपाधि दी, वह थी जंगलदर बादशाह। सीधी बात यह है कि औरंगजेब के समय औरंगजेब हिंदू राजाओं को मुसलमान बनाना चाहता था, लेकिन इसने सभी राजाओं को, हिंदू शासकों को मुस्लिम बनने से रोका था, और इसलिए सभी हिंदू शासकों ने मिलकर इसे क्या उपाधि थी? जंगलदर बादशाह की उपाधि थी। ठीक है मित्रों, इसके पश्चात मित्रों ये करण सिंह है, हाँ 1631 से 69 में, यानी जब 1657 में सांझा की मृत्यु हो जाती है, तो मुगल उत्तराधिकार में किसी का संघर्ष नहीं देता है, किसी का भी साथ नहीं देता है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है 1658 में सांझा के साथ ही, तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में किसी का साथ नहीं देता है। लेकिन इसके दो पुत्र थे, पद्म सिंह और केसरी सिंह। कौन थे? पद्म सिंह और केसरी सिंह किसके पुत्र थे? इसके पुत्र थे करण सिंह के। इन दोनों को औरंगजेब के पक्ष में भेजता है। हाँ, तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में खुद तो तटस्थ रहता है, अर्थात किसी का भी ये भाग नहीं लेता है, लेकिन अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को कहां भेजता है मित्रों? हाँ, ये कहां भेजता है मित्रों? औरंगजेब के पक्ष में भेजता है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए मित्रों, जो करण सिंह है, इस करण सिंह का एक होता है मित्रों मत्तीरे की राड। ये मैंने बता दिया मित्रों, 1644 में मत्तीरे की राड युद्ध होता है इस करण सिंह और किसके मध्य? अमर सिंह के मध्य। करण सिंह और अमर सिंह के मध्य 1613 में 1644 में कौन सा युद्ध होता है? मत्तीरे की राड युद्ध होता है। और ये मैंने आपको बता दिया था, मत्तीरे की राड वाला युद्ध यानी बीकानेर का एक गांव था खीलवा और नागौर का था जाखनिया गांव, उन दोनों गांव की सीमाओं में एक जो मतीरा लगा था या तरबूज लगा था, उस तरबूज को लेकर दोनों के यहाँ पर किसानों में युद्ध छिड़ गया था, और किसानों की बात कहां तक पहुंच गई थी? शासकों तक पहुंच गई थी। इसलिए बीकानेर के शासक करण सिंह को यहाँ पर अमर सिंह ने इस युद्ध में हराया था। तो अमर सिंह जो नागौर का था इस समय, तो अमर सिंह की विजय हुई थी और मत्तीरे की राड में मित्रों इसको हराया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मित्रों, करण सिंह के समय गंगाधर मैथिली, कौन था? गंगाधर मैथिली। इस गंगाधर मैथिली ने दो ग्रंथ लिखे थे। एक तो ग्रंथ लिखा था काव्य भूषण, कर्ण भूषण। एक तो इसने ग्रंथ लिखा था कर्ण भूषण ग्रंथ लिखा था, कर्ण भूषण। और एक लिखा था काव्य डाकिनी, काव्य डाकिनी ग्रंथ। तो इसी करण सिंह के समय मित्रों गंगाधर मैथिली ने दो ग्रंथ लिखे थे, एक कर्ण भूषण, एक काव्य डाकिनी। और अंतिम प्रश्न, इस करण सिंह ने भी कई विद्वानों की सहायता से मिलकर एक ग्रंथ लिखा था साहित्य कल्पद्रुम। कौन सा लिखा था? साहित्य कल्पद्रुम ग्रंथ है, स्वयं करण सिंह ने लिखा था। तो ये मित्रों करण सिंह है, ये आपको ध्यान में रखना है। करण सिंह जिसे जंगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है, एक प्रश्न नंबर 1, इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में स्वयं न जाकर अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब के पक्ष में भेजा। फिर है मत्तीरे की राड हुई थी मित्रों 1644 में करण सिंह और अमर सिंह के मध्य, जिसमें नागौर के अमर सिंह ने करण सिंह को पराजित किया। करण सिंह के समय गंगाधर मैथिली ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ लिखे थे, जबकि करण सिंह स्वयं ने कई विद्वानों की सहायता से साहित्य कल्पद्रुम है ग्रंथ की रचना की थी। इस प्रकार मित्रों आज हम करण सिंह तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट होगा उसकी चर्चा करेंगे कल वाली क्लास में। धन्यवाद।